Hi guys, welcome to your own channel NEET is Mine, and we are good to go live with the first lesson of NCERT line by line series class 10 chemical reactions and equations. So we are starting with the chapter. तो जस्ट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा गाइस, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज विद द नेम ऑफ नीट इज माइन. जस्ट टाइप टेलीग्राम पे लिखिए @नीट इज माइन and you will find our telegram group. Just join that group. The reason is ताकि सबसे पहले आप लोगों को अपडेट्स आ सके, अपकमिंग क्लासेस के बारे में पता चल सके एंड टाइमिंग्स के बारे में पता चल सके. So without any delay स्टार्ट करते चैप्टर को. दिस इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज. सो लेट्स बिगिन. एनसीईआरटी का चैप्टर है जहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है केमिकल्स के बारे में, डिफरेंट केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल दैट. तो चैप्टर बिगिन होता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन. सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करती है कि हमने आपको एक सिचुएशंस दे दी है, लिस्ट ऑफ सिचुएशंस आपके पास है, अब आप हमें बताइए कि इससे अगर जब ये चीज करते तो क्या रिजल्ट आता है. तो एनसीईआरटी इज बेसिकली आस्किंग क्वेश्चन एंड वी हैव टू गिव आंसर्स टू दैट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी इज सेइंग इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर ये दूध को गर्मियों में बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा. वेरी कॉमन नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर एक के घर में दिखाई देता है, दैट इज कोगुलेशन होगी इस मिल्क की. मतलब ये मिल्क दही में बन जाएगा, कर्ड में बन जाएगा. इसके पीछे एक बैक्टीरिया का हैंड होता है बेसिकली, दैट इज लैक्टो एसिड बैसिलस, जो कि आउट ऑफ अभी आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट यू विल स्टडी इन लेटर पार्ट ऑफ योर चैप्टर्स. So second है an iron tawa pan nail or you can say any metal is left exposed to humid atmosphere. अगर जो आप किसी भी मेटल को बाहर रख देते हैं इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का कहने का मतलब कि उसमें पानी होना चाहिए थोड़ा बहुत. एटमॉस्फेयर पानी मतलब वेपर्स होने चाहिए, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर अवेलेबल होना चाहिए. तो व्हाट हैपन है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है जिसे हिंदी में कहते हैं, दैट इज जंग लग जाना. और उसका कलर चेंज होता है रेडिश ब्राउन कलर. कॉमन एग्जांपल है आयरन, देखा होगा आप लोगों ने, लोहा कहीं ना कहीं दिख ही जाता है जिसपे रस्टिंग हुई भी होती है इन जनरल लाइफ. थर्ड एग्जांपल वेरी कॉमन एग्जांपल और बहुत सूट करता है आप लोगों के ऊपर, दैट इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ग्रेप्स के फर्मेंटेशन मतलब सड़ना ग्रेप्स का. तो व्हाट हैपन इज अल्कोहल में बनता है, नेचुरल अल्कोहल होती है वो. देन इट इज फूड इज कुक्ड, खाने का बनना बहुत कॉमन जनरल इक्वेशन है. देन फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का पचना, डाइजेशन हमारी बॉडी का कंप्लीट केमिकल प्रोसेस है जो कि आप स्टडी करोगे अपने क्लास 10th में ही. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, उसमें ये सारा प्रोसेसेस गिवन है आपको. देन है वी रिस्पायर, मतलब रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जो कि इटसेल्फ अगेन केमिकल प्रोसेस है जिसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन होती है डिफरेंट गैसेस के विद इन द बॉडी. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी जो कि बहुत फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सिचुएशन दे सकते हैं आपको और पूछ सकते हैं व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन. तो नेक्स्ट आता है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज. मतलब कहने का मतलब है कि जो आपने स्टार्टिंग में लिया था आपको वो नहीं मिला रिजल्ट. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, आपने मिल्क लिया था स्टार्टिंग में एंड एज एन एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिला, कर्ड मिला, है ना. सो इन एवरी सिचुएशन, जितनी भी ऊपर अबाउट 6 सिचुएशन है, सब में ही जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज डिफरेंट. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. क्लास 9th में आप लोगों ने देखा है, क्या चीज देखी है आपने क्लास 9th में, दैट इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर. मैटर अराउंड अस चैप्टर था एक जहाँ पे आप लोगों ने ये चीज स्टडी की होगी, आई होप सो, एंड वेरी वेल आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में. सो दिस इज ऑल अबाउट, जहाँ पे आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में आप लोग क्या पढ़ के आए हैं. व्हेन द केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस. अब वो कह रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. दैट इज द ओनली रीजन कि हमारे पास एक केमिकल रिजल्ट आया है ना. So basically we can use these both terms synonymous to each other, chemical reaction और chemical equation. Chemical equation का itself मतलब है कि chemical reaction हो रहा है, तभी आप उस चीज को chemical equation के फॉर्म में represent कर पा रहे हैं. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction.
How do we come to know that a chemical reaction had taken place? Let us perform some activities to find that answer to this question. तो अब एनसीईआरटी कह रही है कि अब कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, सपोज आपके आसपास है एंड हमारे आसपास हर टाइम कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होती है, बीट आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। तो अब एनसीईआरटी कहती है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज पर क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू। इस एक्टिविटी से जो रिएक्शन निकल के आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर जगह पूछी जाती है रिएक्शन। तो व्हाट इज द कंसाइज करते हैं इस एक्टिविटी को, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट, कंप्लीट रीडिंग की बजाय हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। क्या होता है, एक मैग्नीशियम के पतले से स्ट्रिप ली जाती है। अगर जो आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं अपने रेगुलर स्कूल्स में, तो एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है बेसिकली इस चीज पे। तो व्हाट हैपन इज कि एक रिबन लिया जाता है, मैग्नीशियम का होता है, वो आयरन की स्ट्रिप होती है पतली सी, एंड आपको बंसन बर्नर प्रोवाइड किया जाता है। नीचे जो आप व्हाइट कलर का बाउल देख रहे हो, दैट इज द पेट्री डिश। एक स्पेशल टाइप ऑफ बाउल होता है, केमिस्ट्री में उसे पेट्री डिश कहा जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर हीटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस या फिर कलेक्टिंग द रिजल्ट और प्रेसिपिटेट व्हाटएवर भी। तो क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, बंसन बर्नर है, जो आपको ये बर्नर दिख रहा है, दिस इज नोन एज बंसन बर्नर। बंसन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, बेसिकली उस साइंटिस्ट के नेम पे इस बर्नर का नाम रखा गया था, दैट इज बंसन बर्नर। हर एक लैबोरेटरी में अवेलेबल होता है, चाहे वो स्कूल की हो या इंस्टीट्यूट की हो, किसी भी। तो ट्यूनिंग फोक है जो जिससे पकड़ा गया है, यू कैन सी अ हैंड, एक हैंड दिख रहा है, उसमें एक फोक सा दिख रहा है आपको, दैट इज इन ए टोंग के नाम से दिया है। दिस इज योर ट्यूनिंग, दिस इज टोंग ओनली, सॉरी, इट्स नॉट ट्यूनिंग फोक, दिस इज टोंग। इससे आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। द रीजन इज, अगर जब आप हैंड से पकड़ोगे तो आपका हैंड के बर्निंग के चांसेस होते हैं, तो इससे मैग्नीशियम रिबन पकड़ा हुआ है एंड आपने बंसन बर्नर से उसे बर्न किया, एंड एज अ रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हो कि आपको ऐश मिल रही है, दिस इज एन ऐश। ये जो आप देख पा रहे हैं पाउडर गिरता हुआ दिख रहा है आपको, दिस इज एन ऐश। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इस अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिखना चाहें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, वी हैव टेकन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल आई होप तो आप लोगों को आता होगा, दिस इज एन सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, आपने क्लास 9th क्लास में स्टडी किया होगा। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, है ना, एंड एज अ रिजल्ट हमको क्या आया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको पाउडर दिख रहा है, दैट इज व्हाइट कलर का, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं हम बेसिकली, तो दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली एनसीईआरटी आपको इस एक्टिविटी के द्वारा ये रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज वो बताना चाह रही है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, जब आप पहले लेते हैं कि वो सिल्वर कलर का होता है, बट जो आपको ऐश मिलती है वो कंप्लीट व्हाइट कलर की होती है। मतलब फर्स्ट आपके पास जो एक रिजल्ट आया है कि अगर से कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे फ्लिप करते हैं एनसीईआरटी के। सो दैट इज, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्जलिंग फ्लेम एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। द सेम जो कि अभी पहले बताया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न किया गया, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, हाईलाइटेड दिख रहा होगा आपको येलो कलर से। दिस डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम टीचर्स का बहुत फेवरेट वर्ड है, क्वेश्चन में जब भी इसका बनाना होता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, लेट्स फ्रेम अ क्वेश्चन, हमने फ्रेम करना है क्वेश्चन। सपोज, so what a question can be framed here is, suppose there is a substance X burnt in the presence of humid air and gives a white dazzling color frame with a substance Y. Identify X and Y. This is a simple question जो कि 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत फ्रेम होते हैं राइट, तो इसलिए एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो द पाउडर फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगेन आपको फॉर्मूला बता चुका हूं मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, एंड द रीजन फॉर द रिएक्शन, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एनसीईआरटी ने बताई गई है, दैट द it is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in air। जो मैग्नीशियम आपने लिया और जो ऑक्सीजन थी, उन दोनों की रिएक्शन हुई और आपको अल्टीमेटली मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखाई दिया। सेकेंड एक्टिविटी की तरफ फ्लिप करते हैं, दैट इज योर एक्टिविटी 1.2, जहां पे आपको क्या किया है, टेक लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में लेना है आपने,
ऐड पोटेशियम आयोडाइड, आपने KI में ऐड करना है अगेन सॉल्यूशन की फॉर्म में। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, देखते हैं क्या ऑब्जर्व होगा। लेट्स लाइट द रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑल्सो। तो उन्होंने कहा है आपको लेड नाइट्रेट लेना है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करानी है इसका। लेड नाइट्रेट इज PbNO3, दिस इज योर लेड नाइट्रेट। एंड आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, KI के साथ, है ना। तो इसका आपको क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। और इसमें बेसिकली दिस इज एन इक्वेशन जहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि दिस इज रिएक्शन जहाँ पे आपके चेंज इन कलर होगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और आपका आयोडाइड अलग हो जाता है इसमें। द रिएक्शन से आपको आगे गिवन होगी, इसकी रिएक्शन आपके आगे सिलेबस में होगी, वी विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। थर्ड एक्टिविटी आती है टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब आपने कहा है, उन्होंने कहा है जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, तो दैट इज Zn को उन्होंने लेने को कहा है इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए। नो व्हाट डज द टर्म डाइल्यूट मीन्स है, कि डाइल्यूट का मतलब क्या है। डाइल्यूट का हेयर मतलब इज कि आपने उस एसिड को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ना लेने की बजाय आपने उसमें वाटर मिक्स करके लिया है। द पर्पज ऑफ दिस इज डाइल्यूशन का पर्पज क्या होता है, क्यों किया जाता है सॉल्यूशन डाइल्यूट, क्योंकि जो एसिड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अगर जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे गिर गया वो सॉल्यूशन, तो उससे इचिंगनेस हो सकती है, स्किन बर्न हो सकता है, मेनी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो लेबोरेटरीज में कभी भी ओरिजिनल केमिकल्स नहीं रखे जाते, स्पेशली स्कूल लेबोरेटरीज में हमेशा आपको डाइल्यूट ही मिलेगा सॉल्यूशन। कभी आप लेबोरेटरी में देखना, लेबल्ड होते हैं केमिकल DIL.H2SO4, DIL.HCl, मतलब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड फॉर्म में है वो, ठीक है। तो डाइल्यूट हमने HCl लेना है या फिर H2SO4 लेना है। आइदर टेक HCl और H2SO4, इनमें से कोई भी एक एसिड ले लीजिए आप। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या आपको लग रहा है कोई चीज कुछ हो रहा है, बबल्स फॉर्म होते हैं, समथिंग लाइक दैट आपको लगेगा जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स पर देखोगे। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट होती है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है और आपको बबल्स दिखाई देंगे। और दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप बीकर को अगर टच करके में देखेंगे ना, आपको बीकर थोड़ा सा हॉट लगेगा। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, अगेन एनसीईआरटी ने वही बता दिया आपको कि आपने क्या करना है। जो कॉनिकल फ्लास्क दिए गए, व्हाट इज कॉनिकल फ्लास्क, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब इज एन यू शेप्ड डिवाइस, ये टेस्ट ट्यूब होती है। बट कॉनिकल फ्लास्क इज समथिंग लाइक दिस, एक ऐसा बीकर होता है, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। आपके दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए इफ यू कैन सी दिस, दिस इज एन कॉनिकल फ्लास्क। सो ये है, यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई है, इसमें हम लोग इनकम्प्लीट रिएक्शन लिखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन आपको लास्ट में बताई जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिएक्शन की बात करें, व्हाट रिएक्शन इज हैपनिंग इज, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, जिंक ले लीजिए विद H2SO4 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी आगे की रिएक्शन देगी H2SO4 के साथ। तो वी विल गो विद दैट ओनली। तो ये हो गया, और इसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। द रिजल्ट विल बी बेसिकली ZnSO4, जिंक सल्फेट मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्लस वन मोर थिंग, यहाँ से एक और चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, बीकर तो आपका हॉट हुआ ही हुआ। द थिंग इज कि आपके यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस मिलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हर एक गैस को चेक करने का एक अलग मेथड होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन को करने का भी मेथड होता है। तो वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। हाइड्रोजन क्या होता है कि आप किसी बर्निंग चीज को पास लेके जाइए अपने बर्नर की, या फिर जहाँ भी रिएक्शन हो रही है, तो आपकी जो बर्निंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है, मतलब डिफरेंट साउंड्स आती है, पॉपिंग साउंड्स आती है। पॉपिंग साउंड्स मतलब आपने पॉपअप जलाया है ना दिवाली में, दैट हाउ दैट साउंड। तो सेम वे में हाइड्रोजन जब गैस इवॉल्व होती है तो कोई भी चीज बर्न होती है पॉपअप साउंड के साथ। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं इन एक्टिविटीज से। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। एनसीईआरटी कह रही है कि हम इन एक्टिविटीज से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि
नीचे दी गई 4 चीजों में से अगर दी कोई भी चीज हो रही है, इसके अलावा ही बहुत कुछ होता है, बट एनसीईआरटी ये 4 पे फोकस करते हैं, तो वी विल फोकस ऑन ऑल दीज 4 ओनली। अगर इनमें से कोई भी चीज हुई है आपकी रिएक्शन में, तो यू कैन से दैट आपकी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ व्हाट आर दैट 4 थिंग्स? द फर्स्ट थिंग इज चेंज इन स्टेट। आपने स्टेट में चेंज देखा था, आपने सॉलिड मैग्नीशियम रिबन लिया था और आपको पाउडर फॉर्म में उसका रिजल्ट मिला। तो दिस इज द फर्स्ट इज योर चेंज इन स्टेट, बी लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, है कुछ भी। ओके, आई वांट टू हियर आस्क वन क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। What is the process known in which a solid is directly converted to gas or vice versa? मतलब गैस से सीधा सॉलिड या सॉलिड से सीधा गैस। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में, जहाँ पे आप लोगों ने देखी हुई है कैम्फर की रिएक्शन, मतलब कपूर की रिएक्शन देखी हुई है आप लोगों ने। तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को आफ्टर दिस लेक्चर। सेकेंड इज चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। आपने देखा रस्टिंग का प्रोसेस देखा था आपने, रस्टिंग में क्या हुआ था, आपका कलर चेंज हुआ था, है ना। मतलब आपका मेटल किसी भी कलर का होता है, अल्टीमेटली जो रस्टिंग के बाद रिजल्ट आता है डेट इज रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देन आपके पास आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर क्या हुआ था, जो बीकर था लिटिल बिट वार्म हो गया था। So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about these various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. So this is where NCERT conclude कर देती है, आपको समरी बता देती है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो NCERT कह रही है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड स्पेशली उनका रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इन दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में हम लोग इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली जो चैप्टर बिगिन होता है, एक्चुअल चैप्टर यहाँ से बिगिन होता है आपका एक्चुअल चैप्टर। सो द चैप्टर सेज एक्टिविटी 1.1, कौन सी एक्टिविटी थी, मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग वाली एक्टिविटी थी। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. अगर आप लिखने बैठेंगे एग्जाम में अपने एलिमेंट का कंप्लीट नेम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, so it will very time consuming. So this description of chemical reaction in a substance form is quite long. It can be written in a shorter form also. The simplest way to do so is that to write it in the form of word equation. वर्ड इक्वेशन में लिख लीजिए, वर्ड इक्वेशन भी बहुत लेंथी होती है, अगेन वी विल फाइंड अल्टरनेटिव फॉर दैट आल्सो। So the word equation for the verb reaction would be magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide, जैसे कि आपको मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाई थी while the reactions only, जब एक्टिविटी पढ़ रहे थे हम। तो वही एनसीईआरटी ने लिख दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बता रही है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है जो चीज कंबाइन हो रही है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड वन गिवन ऑन द राइट हैंड साइड जो कि हमको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज योर प्रोडक्ट। So the substance that undergo chemical change in a reaction, magnesium and oxygen are reactants, and the new substance magnesium oxide formed during this reaction is product. ये जो आपकी डेफिनेशन है these are important again, आपके पास वन वर्ड में आ सकता है डिफाइन व्हाट आर रिएक्शंस व्हाट आर प्रोडक्ट्स, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, आपने मार्क कर लीजिए। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस आर रिएक्शंस। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, just wait for a minute guys, yeah everything is fine now. So there are many students like, अब ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, आपको एज इट इज पूरी डेफिनेशन लिखाते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, है ना। Guys just give me a minute, there is some lag I think, is it fine now, yeah is it fine now. सो व्हाट इज, आपको सारी डेफिनेशन नहीं लिख के आनी, आपको सिर्फ आंसर में कितना लिख के आना। अगर क्वेश्चन आया व्हाट आर रिएक्शन,
आपको कितना मेंशन करना है? द सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट. दिस इज द ओनली आंसर टू योर क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट. अब क्या कह रहे हैं? जो नया सब्सटेंस बना, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज योर प्रोडक्ट. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टू डिफरेंट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में आस्क किए जाते हैं. या तो कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, या फिर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन रिएक्टेंट और डिफाइन प्रोडक्ट. A word equation show change of reactant to produce through an arrow placed between them. अब ये देखा, आप एक एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज एन एरो. तो ये एरो दिखाया जाता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कहाँ किस साइड को रिएक्शन हो रही है. द रिएक्शन आर रिटन ऑन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम. प्लस साइन आप लोग कब यूज करोगे? अगर जब आप मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ले रहे हो या मॉलिक्यूल को ले रहे हो इन रिएक्शन में. अदरवाइज सिंगल होता है, तो वैसे सिंगल में तो अभी रिएक्शन होती ही नहीं है, तो आपको लेने तो दो ही पड़ेगा. तो एब्सोल्युटली रिएक्शंस में तो प्लस साइन लगेगा ही लगेगा. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead point toward the product and show the reaction, the direction of reaction basically, sorry. तो बेसिकली क्या कह रही है वो, कि जो आपकी रिएक्टेंट्स होते हैं, योर रिएक्टेंट्स आर ऑन LHS, ठीक है, योर प्रोडक्ट ऑन RHS, ठीक है, एंड द एरोहेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ये 3 एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन के होते हैं एंड दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑल्सो. नेक्स्ट आपका क्या आता है? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. अब आप लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? दिस इज द पार्ट जहाँ पे एनसीईआरटी बिगिन करती है. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन? आपसे एनसीईआरटी सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की ट्राई कर रही है कि क्या आप केमिकल रिएक्शन को किसी और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. तो या chemical reaction can be made more concise and useful if we use chemical formulas instead of word. अब chemical formulas क्या होते हैं? Basically these are the elements. Elemental form उनका elemental representation, that is the chemical formula, उससे बनते हैं. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, 9th क्लास में आपने 1 to 20 formulas याद किए होंगे, different elements के नेम याद किए होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना. तो वही आपको रिवॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे. तो मैग्नीशियम Mg होता है, ऑक्सीजन O होता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है. सो इन द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज Mg. अगेन एक्टिविटी 1.1 पे ही लेके जा रहा है. देखिए गाइस कितनी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी 1.1. आपकी जितनी रिएक्शन बिगिन हो रही है सिर्फ 1.1 से ही हो रही है. अगेन Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO. बेसिकली एनसीईआरटी का मोटो है कि ये रिएक्शन आपको रट जाए किसी भी तरह. दिस रिएक्शन शुड बी ऑन योर टंग. ये रिएक्शन आपकी माइंड में हो जानी चाहिए. मतलब आगे से आपको कोई सोते सोते ही पूछे ना, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिड एयर, आप लोगों को आंसर क्विक देना है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS. अब एनसीईआरटी आपको शिफ्ट करती है नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर पे, दैट इज बैलेंसिंग पे लेके जा रही है. वो कहते हैं कि आप काउंट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स को. लेट्स काउंट. मैग्नीशियम का यहाँ पे काउंट देखा जाए तो एक मैग्नीशियम है. यहाँ पे ऑक्सीजन का देखा जाए 2 एटम्स है. O2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड O2 कंटेन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. एंड MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg एक है एंड ऑक्सीजन एक है. टोटल यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है MgO में, 2 कंपाउंड और 2 एटम साइड से. इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड? या सेम है. यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, ठीक है, दैट इज सेम. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड हियर, मतलब ऑक्सीजन अभी आपकी नहीं है इक्वल. इफ नॉट, अगर जब वो चीज नहीं है इक्वल, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. सच अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कमिंग गाइस. एक डेफिनेशन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? लेट्स मार्क दैट, इसे मार्क कर लेते हैं. व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन व्हेन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, जब आपकी इक्वेशन
अनबैलेंस्ड होती है बिकॉज द मास ऑफ सब्सटेंस इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जब रिएक्शन अनबैलेंस है बिकॉज मास इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन इज योर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दिस इज एन 1 मार्क्स डेफिनेशन जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है बहुत इजीली, और क्वाइट इंटरेस्टिंग भी होगा ये क्वेश्चन। अगर जब एमसीक्यू की बात करो तो आपको दे सकते हैं एक रिएक्शन दे दी गई है ना, उसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में रखा गया है और आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज। सबसे पहले एक ऑप्शन है बैलेंस्ड, सेकंड इज नॉट बैलेंस्ड, थर्ड इज स्केलेटल और फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो आप लोग क्या करके आओगे, आप अनबैलेंस्ड पे मार्क करके आओगे। दिस इज माय 100% गारंटी आई एम गिविंग यू, है ना, बिकॉज ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें जो पहले दिख जाए और हमें वो भी सही लगता है अनबैलेंस। बट एनसीईआरटी क्या कहती है, उस रिएक्शन को अनबैलेंस्ड नहीं कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है उस रिएक्शन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, फिलअप में भी पूछा जा सकता है, या फिर एसोसिएशन रीजन टाइप में पूछा जा सकता है। so many ways to ask this single particular statement, so that is it. So equation 1.2, this is an equation 1.2 is a skeletal equation for burning of magnesium in air. एक्टिविटी 1.1 की skeletal equation अगर आपने लिखनी है तो this is a skeletal equation. Balanced chemical equation, अब balanced chemical equation हम लोग किसे कहते हैं, let's discuss that. Recall the law of conservation of mass. क्लास 9 चैप्टर 1 स्टेट ऑफ मैटर में आपने सर्टेन लॉज पढ़े थे, जहाँ पे सबसे पहला लॉ होता है, सबसे फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये मास, क्या कहता है ये लॉ, बेसिकली दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इंस्टेड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ रिएक्शन, वन फॉर्म टू अनदर, या फिर यू कैन से वन स्टेट टू अनदर। सो दिस इज वही डिफाइन भी करती है एनसीईआरटी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, इसी को ही अगर हम लोग किसी और वर्ड्स में लिखना चाहें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से पहले एंड रिएक्शन के बाद, चाहे वो रिएक्टेंट्स की बात की जाए चाहे वो प्रोडक्ट की बात की जाए, जो आपके नंबर होना चाहिए एटम्स का वो भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स सेम होने का मतलब है कि मास इटसेल्फ इक्वल हो जाता है। दिस इज एन जर्नल फिनोमिना, ठीक है, ये वाइस वर्सा फिनोमिना होता है कि अगर जो आपके एटम्स इक्वल है तो मास इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि हर एक एटम का इक्वल मास है। राइट हैंड साइड में भी उतनी एटम है, अगर मान कीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, जस्ट सपोज सिंपल वेरी जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं हम एक, ठीक है। व्हाट द इक्वेशन इज, हमने लिया O2 प्लस O, दिस इज एन रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस, जो कि आप लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 एटम है ऑक्सीजन के, है ना, और यहाँ पे 3 एटम ऑक्सीजन के। एब्सोल्युटली जब एक एटम का मास 16 होता है तो एब्सोल्युटली 3 एटम का मास इक्वल होगा। तो वी कैन से कि चाहे एटम इक्वल हो या फिर चाहे आपके मास इक्वल हो, दोनों केस में आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड मानी जाती है। अब मास ऐसे नहीं करना कि आप लोग किसी भी तरह मास इक्वल कर दीजिए कोई भी एलिमेंट ऐड करके, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। एटम आपके सेम होने चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आपका मन किया कि अगर आपको 4 का मास कम पड़ रहा है तो आपने हीलियम गैस ऐड कर दी, तो वो नहीं चलता। आपको वही पर्टिकुलर एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। So how hence we need to balance a skeletal chemical equation. Again NCERT focus word कर रही है, NCERT ने नहीं लिखा कि we need to balance unbalanced chemical equation, वो कह रही है कि हमें skeletal equation को balance करना होता है, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे, the skeletal chemical equation, ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल या क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं ना, क्वेश्चन डजंट कंटेन ऑल सच थिंग्स, जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसी को ही फॉरमोस्ट ईच एंड एवरी वर्ड की नॉलेज होती है कि एनसीईआरटी के अंदर क्या इंक्लूडेड है। तो लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अब आपके पास
अगेन ये रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई थी ड्यूरिंग योर एक्टिविटी 1.3, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं, मतलब मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की चीज लिखी थी, राइट हैंड साइड मैंने स्किप किया था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन आगे आएगी। तो द सेम रिएक्शन इज हियर गाइस, जहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर का चेंज देखा था, हमारा जो बीकर था लिटिल बिट गर्म हो गया था, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। So the word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid give rise to zinc sulfate plus hydrogen। जिंक को आप लोगों को पता है Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे लिखा ही हुआ है, जिंक इज रिटन एज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड एज H2SO4, जिंक सल्फेट एज ZnSO4 एंड हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हुआ था, दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। These are the symbol for this particular complete word, molecule या फिर element। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल है या फिर कौन सा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। तो अगर से जिंक की बात करें तो जिंक नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म है, जिंक एलिमेंट। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखिए आप डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए, इसका मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल है ये। Then ZnSO4 again a molecule and hydrogen। हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, बट अगर जो आप इसका एलिमेंटल फॉर्म देखें तो वो होता है सिंपल H। दिस इज एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, यू हैव लर्न दिस इन क्लास 9। तो अब रिएक्शन हमने वर्ड्स की फॉर्म में भी देख ली, हमने एलिमेंटल फॉर्म में भी देख ली, हमने सारी तरह से रिएक्शंस देख ली। Now let us examine the number of atom on different element of both side on arrow। एरो के दोनों साइड पे हम लोग देखते हैं कि अब क्या कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस चीज। तो लेट्स स्टार्ट। 4 एलिमेंट है टोटल, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जिंक अगर जो रिएक्शन में देखा जाए, एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं ऊपर, लिखते हैं ना, so that it is easy for us to understand। Zn plus H2SO4, sorry guys, give rise to ZnSO4 plus हाइड्रोजन, है ना। ये रिएक्शन है, बेसिकली दिस इज अ रिएक्शन जो कि पीछे एनसीईआरटी में दी गई है, वही मैंने सेम कॉपी कर दी यहाँ पे। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए देखना। जिंक के अगर हम देखा जाए, एक जिंक का एलिमेंट है, एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए दिस इज ये वाला, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 है, दिस वन, सल्फर का 1 है एंड ऑक्सीजन के 4 है, ठीक है गाइस, ये क्लियर है यहाँ तक। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। Zn अगेन 1, सल्फर अगेन 1, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। अब जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देयर LHS इस टेबल पे अगर आप फोकस कर पा रहे हैं, सो यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS इन केस ऑफ जिंक। हर एक केस में जो आपका LH है वो RHS के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि जो आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड, इस रिएक्शन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और गाइस माइंड में, अगर ये पेपर में आपको रिएक्शन आ रही है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, और उसमें से मान लो एक रिएक्शन भी आपके बैलेंस निकल जाए ना, इतनी खुशी होती है ना उस टाइम पे कि मतलब व्हाट हैपन। जैसे तो एग्जामिनर करता नहीं है, इन्विजिलेटर्स इतने अच्छे नहीं होते कि आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे, बट बाई चांस मान लीजिए कभी गलती से डर भी या वट एवर भी, तो जो हैप्पीनेस होती है ना उस लेवल की, यू कांट इवन इमेजिन। जब आप लोग एग्जाम्स देंगे ना, या जिसने दे चुका होगा उसे पता होगा क्या हैप्पीनेस होती है। तो ये कई बार जो अगर ये बैलेंस होने को हो जाए रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, बट अगर जो एक बार अटक जाए ना कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक एटम नहीं हो रहा है ना बैलेंस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। हो जाए तो बहुत इजीली हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फोकस कीजिएगा इस पार्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। As the number of atom of each element is the same on both hand side of arrow,
So you can say that equation, above equation 1.3 जिसे कहा गया, that is Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2 as your balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. Again आपको NCERT तो एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन देती है कि इसको आप बैलेंस करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, Fe plus H2O give rise to Fe3O4 plus H2 that is iron plus water। ये आपकी किस चीज की रिएक्शन हो सकती है, आप मेरे को बताइए। आयरन इज अ मेटल एंड वाटर वेपर दे दिया उन्होंने आपको, और ऑक्सीजन आपको पता है हर एक जगह प्रेजेंट है। वैक्यूम में रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है बट ये नहीं होगी रिएक्शन वैक्यूम में। तो बेसिकली ये जो आपकी रिएक्शन है, जैसे यू कैन कंसिडर दिस, ये है नहीं रिएक्शन, बट हाँ कंसिडर की जाती रिएक्शन की जा सकती है ये रिएक्शन फॉर रस्टिंग। बेसिकली वहां पे क्या होता है, Fe प्लस XH2O प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू Fe3O4.XH2O प्लस आपका जो भी गैसेज इवॉल्व होंगी है, दैट वैसे होती नहीं है, ये H2 नहीं इवॉल्व होगी उसमें, रस्टिंग में नहीं होती, आप स्टडी करेंगे इन लेटर फेज ऑफ स्टेप। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको रिएक्शन दी गई थी, दैट इज योर Fe प्लस that is Fe plus H2, I think that is your reaction is Fe plus H2 give rise to Fe3O4 plus H2. The same reaction is mentioned on the same page also. Yeah. So to balance the chemical equation, सबसे फर्स्ट स्टेप आपके एनसीईआरटी बताती है। और जो आपको एनसीईआरटी बताया गया है पूरा मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन, आपको लिटिल बिट लेंथी लगेगा, बट इनिशियली आपको ओके लगेगा, बट जैसे ही आप लोग इससे फैमिलियर हो जाओगे हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, आप लोगों को ये प्रोसीजर बहुत लेंथी लगेगा। सो लेट्स बिगिन विद एनसीईआरटी ओनली, बीइंग अ बिगिनर आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ ही चलना चाहिए। So to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. फॉर्मूला कहने का मतलब इन द सेंस चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, कुछ भी चीज दी गई है सबके आसपास एक बॉक्स बना लीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल अप्लाइंग बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब आप लोगों को क्या कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी कह रही है कि आप बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते। मतलब कहने का क्या है कि आप लोग किसी भी एलिमेंट के ना तो नीचे कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक सपोज लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो सपोज मैंने ये ले लिया Fe, है ना, Fe के साथ चलते हैं। Fe क्या है, अब इसे वो कह रहे हैं कि ना आप इसके यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है, ना नीचे, मतलब जैसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड कर सकते, ना ही आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते सुपरस्क्रिप्ट पे। अगर जो आप कहीं ऐड कर सकते हो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो दैट इज ओनली हियर। यहाँ पे आप लोग अपना कुछ भी लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, बट कभी भी रिएक्शन के ना ऊपर कुछ छेड़ेंगे आप और ना ही नीचे, ठीक है। कभी भी रिएक्शन को डिस्टर्ब, एक एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना उसके एलिमेंटल स्टेट से। जब हम नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं, कहने मतलब इनडायरेक्टली हम और कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 पे चलते हैं। बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हमने। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर दिया है, इसी को पीछे एनसीईआरटी क्या कह रहा था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे अब उन्होंने बॉक्सेस बना लिए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने सेकेंड बॉक्स बनाया है जहाँ पे उन्होंने मेरे को क्या दिया गया है, एलिमेंट बताए गए हैं। 3 एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों को कंबाइन करके रिएक्शन बनाई गई है। तो सबसे पहले आयरन से स्टार्ट करते हैं। आयरन अगर जो हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास 1 आयरन है, और अगर जो राइट हैंड साइड पर देखें तो 3 आयरन के मॉलिक्यूल है, मतलब सीधा 3 का इंक्रीज है एंड वी हैव टू बैलेंस दिस। हाइड्रोजन देखा जाए यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, इट इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करें जाए यहाँ पे 1 है और वहां पे 4 है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करना है। नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी कैसे कहती है बैलेंस करने को, एंड देन वी विल डू विद आवर मेथड। सबसे पहले तो मैं इस मेथड का नाम बताता हूँ, दिस इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन।
इसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन नंबर मेथड। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ऑप्ट मेडिकल और नॉन मेडिकल वट एवर भी साइंस लेना चाहेंगे बेसिकली, वो दे विल लर्न दैट मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये जो मेथड हम लोग करंटली अप्लाई कर रहे हैं दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर ये कहीं भी पूछ लिया जाए तो व्हाट मेथड, विच मेथड यू आर यूजिंग टू बैलेंस इन द मेथड, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, so it is often to start balancing with the compound that contains maximum number of atoms. It may be reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. आप वो कह रहे हैं कि उस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट, अगर ये रिएक्शन में देखा जाए Fe3O4 है एक कंपाउंड एंड द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, उसमें 4 ऑक्सीजन है, मतलब एक एलिमेंट उन्होंने कहा ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए जो कि सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने कंपाउंड लिया Fe3O4 और उसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे जो कि हाईएस्ट थे रिएक्शन में। The 4 oxygen atom on RHS and there are only 1 on LHS. Let's see अब इसे कैसे बैलेंस करेगी एनसीईआरटी। So to balance the oxygen atom, अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन थी आपके Fe3O4 में, प्रोडक्ट में, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन थी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जो आपको 1 to 4 बनाना है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे कि पहला कहा गया है कि आप ऑक्सीजन के नीचे ना ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते और ऑक्सीजन कल्ला भी नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है, तो आपको क्या करना होगा उस पूरे कंपाउंड के आगे, जैसे कि दिस इज इन वाटर, है ना, ये देखिए ये वाटर है, दिस इज इन वाटर। तो व्हाट हैपेंड इज उन्होंने क्या किया है कि ना तो उन्होंने ऑक्सीजन के नीचे लगाया है कुछ, ना ही ऑक्सीजन के ऊपर लगाया है ना। और दूसरी बात, ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में भी नहीं है या फिर कल्ली भी नहीं है कि आप लोग उसके आगे डायरेक्ट लगा दें। तो हमें क्या करना होगा, हमें पूरे कंपाउंड के आगे लगाना होगा। तो हमने क्या किया, हमने 4 लगा दिया H2O के आगे। ठीक है, दिस इज ऑल। इसके बाद क्या कहते हैं वो, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला। अगेन सेम थिंग बता रही है एनसीईआरटी कि आप लोग फॉर्मूला को किसी भी तरह नहीं छेड़ सकते ऑफ द कंपाउंड एंड द एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स। अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में बताया जाए तो वी कैन ओनली एड सफिक्स, है ना प्रीफिक्स, ना सुपरस्क्रिप्ट, ना सबस्क्रिप्ट, ओनली प्रीफिक्स। To balance the oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O, not H2O4. यही सेम चीज बताई गई है कि आप O के नीचे 4 नहीं लगा सकते, ना ऊपर लगा सकते हैं, और ना ही आप ब्रैकेट में पाके O के बाद लगा सकते हैं 4। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड रिएक्शन बिकम, अभी भी ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल क्यों है, लेट्स डिस्कस दैट। आयरन यहाँ पे देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स यहाँ पे ही स्ट्रिक्टली ये बैलेंस आपकी नॉट बैलेंस्ड है, अभी दैट इज स्केलेटल ही है अभी भी ये। सब हमें हाइड्रोजन को देखो, सबसे पहले क्या था कि आपकी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे भी 2 थी, तो ये बैलेंस्ड थी। बट अब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 लगाने से आगे आपकी हाइड्रोजन कितनी होगी, जो नीचे नंबर दिया गया हाइड्रोजन के दैट इज 2, उससे 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, मतलब अब आपके पास टोटल 8 एटम्स है हाइड्रोजन के ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 है ना। तो इस चीज को भी बैलेंस करना है हमें। तब उस चीज को बैलेंस कैसे करेंगे, Fe and H atom are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen first. To equalize the number of hydrogen atom, make the number of molecule of hydrogen as 4. हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दीजिए, तो 4 टू कितना होता है 8। इट मीन्स हाइड्रोजन आपकी बैलेंस हो चुकी है इस टाइम तक। तो द रिएक्शन वुड बी, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4 plus 4H2. This is in still a skeletal equation only. अभी भी बैलेंस्ड नहीं है ये इक्वेशन। बैलेंसिंग के लिए हमें आयरन को बैलेंस करना बाकी है अभी। So let's balance that iron also now. अब हम लोग चलेंगे आयरन की बैलेंसिंग पे, ठीक है। स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, जो कि ऊपर लिखी गई थी, जहां पे क्या था, अबव इक्वेशन क्या थी
लेट्स लाइक दैट अब इक्वेशन फर्स्ट, वो अब इक्वेशन ही लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। ये रिएक्शन थी आपके ऊपर जो कि लिखी गई थी। दिस इज द रिएक्शन विच वाज मेंशन्ड अबव। ये थी ना वो रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द elements which is not balanced. You will find that only one element is left to be balanced, that is iron. अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे कि जो सिर्फ एक एलिमेंट है आपका, सिर्फ वो ही बैलेंस नहीं है, बाकी सारे आपके कंप्लीटली बैलेंस्ड है। सो जो आपको रिएक्शन दी गई थी वो ऊपर ये रिएक्शन थी, एंड स्टेप 5 इज एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड। So you will find that only one element is left to be balanced. सिर्फ एक एलिमेंट ही बचा है, that is iron only. So अब उन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि आयरन के कितने एलिमेंट है LHS में और कितने हैं RHS में, और उसको फिर बैलेंस किया है उन्होंने स्पेशली। सो टू इक्वलाइज द Fe we take 3 एटम ऑफ आयरन ऑन LHS, मतलब 3 एटम लिए गए हैं आयरन के LHS में, क्योंकि RHS में 3 एटम थे। देखिए देयर आर 3 इन RHS, तो उस 3 को बैलेंस करने के लिए हमने आयरन के आगे 3 लगा दिया, Fe के आगे LHS में भी 3 लगा दिया। Finally, to check the correctness of balanced equation, we count atom of each element on both sides of equation. The number of atom of elements on both sides of equation of 1.9. This is equation your, this is your 1.9. ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1.9 इक्वेशन है। The number of atom of element on both sides of equation 1.9 are equal and the equation is now balanced. The method of balancing chemical equation is called hit and trial method. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मेथड हिट एंड ट्रायल होता है। As we make trial to balance the equation by using smallest whole number coefficient only. हमने सिर्फ ट्रायल मेथड किया है, हमने कोई मतलब लॉजिक नहीं लगाया। बेसिकली देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, बट हमने सिर्फ ट्रायल मेथड यूज किया। सो दैट इज योर बैलेंसिंग। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। बैलेंस हो गई रिएक्शन, अब हमने एक रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है कि उससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी तक हमें इससे क्या पता चल रहा था कि इसमें हमारे पास आयरन है, वाटर है, जिससे हमारे पास आयरन ऑक्साइड आया और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, बट हमें उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा था इस इक्वेशन से। तो केयरफुली एग्जामिन द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of its reactant? क्या ये रिएक्शन हमें बता पा रही है कि जो आयरन है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? नहीं बता पा रही है। That is what NCERT is saying. No information has been given in the reaction about the physical state. मतलब physical state के बारे में कोई भी information नहीं दी है रिएक्शन में। To make a chemical equation more informative, the physical state of reactants and the products are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous, solid state of the reactants and product represented by a notation: G for gas, C, L for liquid, A, Q for aqueous and S for solid state. ना यहाँ पे एक चीज आती है कि लिक्विड और एक्वस बेसिकली क्या डिफरेंस है। लिक्विड इज समथिंग जो कि ओरिजिनल फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करती है। एक्वस इज समथिंग जब आप किसी चीज में पानी को मिला के उस चीज को रिएक्शन में ले रही है। जैसे हमने H2SO4 को डाइल्यूट फॉर्म में लिया था, पानी में लिया था, तो H2SO4 कभी भी रिएक्शन में लिखा होगा तो उसके आगे एक्वस लिखा होगा, क्योंकि वो पानी में मिक्स्ड है। तो अगर ये कोई चीज पानी में मिक्स करके ली जा रही है तो उसे हम एक्वस कहते हैं, और अगर ये कोई चीज उसकी डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में ही ली जा रही है, अगर आप पानी को एज इट इज ले रहे हो तो आप लिक्विड लिखोगे, अगर जब पानी को वेपर की फॉर्म में ले रहे हो तो आप गैस लिखोगे, अगर ये आइस में ले रहे हो तो आप सॉलिड लिखोगे। तो सिमिलरली हर एक एलिमेंट का अपना एक स्टेट होता है जिसको स्टेट में लिया जाता है रिएक्शन में। द वर्ड एक्वस इज रिटन इन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एज वाटर। ठीक है, द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम, अगेन उसी रिएक्शन को रिपीट किया गया है आयरन वाली को।
तो इसमें उन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इन्फॉर्मेटिव बना दिया रिएक्शन। आयरन को उन्होंने बताया कि आपका आयरन सॉलिड स्टेट में है, H2O गैसियस स्टेट में है, मतलब वेपर्स की फॉर्म में है। आयरन ऑक्साइड जो बना है वो भी सॉलिड आया है आपको पास, और जो आपका रिजल्ट बना हाइड्रोजन वो अल्टीमेटली गैस ही है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, मतलब वेपर्स की फॉर्म में गया है। Usually physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify। कोई जरूरी भी नहीं है कि ये होगी होगी, अगर जब आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इट इज नॉट नेसेसरी। बट डू नॉट ट्राई टू, अगर जो आप लोगों को कुछ स्टेट नहीं पता और क्वेश्चन आया है पेपर में कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, और आप ट्राई कर रहे हैं आप लोग डबल स्मार्ट बनने की, और आप इक्वेशन की फॉर्म लिखने जा रहे हैं। सपोज उस रिएक्शन में जो एग्जामिनर ने दी थी उसमें वाटर गैसियस में था और आपने लिक्विड लिख दिया, तो वो वहाँ पे याद रखिएगा कि वो आपके रिएक्शन एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग कर सकता है, अगर जो एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हुआ। और अगर जो एग्जामिनर सिर्फ बैलेंसिंग चेक कर रहा है तो ही कैन अप्रूव दैट, बट डू नॉट ट्राई टू बी डबल चेक योर, है ना। जितना पूछा गया उतना ही आंसर करके आइएगा। सो समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, नहीं बाय टेम्परेचर भी बता दिया जाता है कि रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे हो रही है, प्रेशर, कैटलिस्ट। और व्हाट इज कैटलिस्ट हियर? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन में ऐड किया जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता, जब उसका काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। जैसे डालोगे आप एज इट इज निकल जाता है, उसका काम है कि सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करना। जो रिएक्शन पहले मान लो 2 घंटे में हो रहा था, कैटलिस्ट की मदद से वो रिएक्शन 10 मिनट या 20 मिनट में हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चल रही है, रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सारे बायो कैटलिस्ट से चल रहे हैं, सब में एंजाइम्स यूज हुए हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। For the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। एरो के ऊपर लिखा गया है, देखो सबसे ऊपर है CO प्लस H2, मतलब ये किस चीज की है, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू CH3OH, दैट इज योर मिथेनॉल। ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, कार्बोनेट कंपाउंड में, हाउ टू मेक द नेम ऑफ फॉर्मूला, हाउ टू नेम दैट, नॉमेनक्लेचर। सेकेंड रिएक्शन आपके पास बहुत जनरल रिएक्शन है, आप लोगों को पता होगा, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है, हर एक क्लास में पढ़ाई जाती है, 6, 7, 8 किसी भी क्लास में लीजिए आपको ये रिएक्शन मिलेगी, और बहुत जनरल इक्वेशन भी है। तो दैट इज योर 6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू 6,6H12O6, अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, अल्टीमेटली आपको एनर्जी दे रहा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज गाइस, 6O2 प्लस 6H2। अभी जो रिएक्शन है जिसे आप देख पा रहे हैं, दोनों रिएक्शन आपकी स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड है ना। तो ट्राई कीजिएगा एज अ होमवर्क, जस्ट इन रिएक्शंस को सिंपल लिख लीजिए बिना नोटेशन के, जैसे CO प्लस 2H2 है ना, ये 2 मत लिखिएगा, गिव राइज टू CH3OH ऐसे लिखिएगा, और आप इससे बैलेंस करने की ट्राई कीजिएगा सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन को। एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे एक्सरसाइज शीट मिल जाएगी बैलेंसिंग की, 5-6 इक्वेशन हम लोग अपलोड कर देंगे, उसे बैलेंस करके ट्राई कीजिए। एंड इफ गेट गोज टू यू, इट मीन्स आपका जो आप ट्राई कर रहे थे बैलेंसिंग करने की वो हो गई है। एंड डेली बेसिस पे एक दो रिएक्शंस बैलेंस करते रहा कीजिए, ताकि आपको हैबिट बन जाए रिएक्शन बैलेंस करने की। और माइंड में अगर जो आपको एक बार रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई कि आपके लिए जस्ट अ गेम ऑफ सेकेंड हो जाएगी, है ना। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा, चाहे इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखिएगा 2x की स्पीड पे, जहाँ से वो केमिकल बैलेंसिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है, और उसे स्पीड अप करके एक बार दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। अभी ये एनसीईआरटी का मेथड था, ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कल हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक रिएक्शन को ही बैलेंस करेंगे सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बेसिकली वी आर डन विद द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इतना ही होता है। इसके बाद आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। दिस इज अगेन चैप्टर बचा है 2 या 3 दिन का मुश्किल से, उसके बाद वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। एंड मीनवाइल गाइस, व्हाट यू हैव टू डू इज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेफरेंस फॉर्म है, उस फॉर्म के लिंक को ओपन कीजिए, आप हमें बताइए आप कौन सा चैप्टर हमें चाहते हैं कि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। जस्ट क्या करना है, आपको फॉर्म पे क्लिक कीजिए, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए,
+2 और 10th का ऑप्शन है, 10th पे जाइए, सब नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी, जो भी आपके करिकुलर या एनसीईआरटी में चैप्टर्स है। जस्ट सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं। जिसके ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे हम लोग उसे कंपाइल अप करेंगे, एंड जो हमें लगेगा कि मोस्ट डिमांडेड चैप्टर है, वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड गाइस, अगर जो आपको चाहते हैं कि आप रेगुलर अपडेटेड रहे हमारे शेड्यूल से या वट एवर भी हम लोग क्या प्रोसीड कर रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल वट एवर भी, तो क्या करना है आपको, जस्ट आपको टेलीग्राम पे नीट, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है नीट इज माइन के नाम से, ठीक है। ये लिंक है आपके चैनल का। आप लोग सिर्फ ये टाइप कीजिए अपने सर्च बार में और आपको एक आइकन दिखाई देगा जिसमें स्टेथोस्कोप बना हुआ होगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप पता है ना, वो जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए, उसमें स्टेथोस्कोप बना होगा। जस्ट ओनली ज्वाइन दैट चैनल। जैसे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एंड यू कैन गो गुड विद दैम। वहाँ से जैसे कि आपको लिंक को क्लिक करना होगा और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाओगे। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग एनीवेयर, आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। हम वो भी मेंटेन करने की ट्राई करेंगे और वहाँ पे भी सारे अपडेट्स आपके पास जाते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन अ लॉट। आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सेशन। कोई आपको लगी चीज़ जो कि इम्प्रूव हो सकती है, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एंड however we are already improving ourselves on the daily basis, but still you know better than us, आप लोगों को पता है what we are doing। तो आप लोग हमें बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। सो goodbye, meanwhile stay tuned to our YouTube channel and join our YouTube channel as soon as possible. Thank you guys.